हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स थ्योरी। सीईटी जी नीट के लिए जो थ्योरी लगेगी वो आज हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल उससे पहले मैं स्टूडेंट आपको कुछ सजेस्ट करूँगा कि चलो आपकी तो स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम अभी कॅन्सल हो गई आहे बराबर। तुमची आता जी काही स्टेट बोर्डची एक्झाम आहे ती कॅन्सल झालेली आहे राईट। तो आने वाली जो आपकी कॉम्पिटिटिव एनी कॉम्पिटिटिव रहेगी, कर्नाटका सीईटी रहेगी, महाराष्ट्र सीईटी रहेगी, जेई रहेगी और मे बी नीट रहेगी। ओके, इस एग्ज़ाम को आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करके क्या करें, टैकल कीजिए। ओके, मैं पूरा हॉनेस्ट के साथ काम करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको बायोलॉजी के नोट्स वगैरह आपको पूरे बायोलॉजी के नोट्स मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स ऑल वीआईपी एमसीक्यू सीरीज आपको मैंने दे दी है, उसका प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक का जो कुछ उसमें से रहेंगे टॉपिक रहेंगे वो मैं पूरे के पूरे कंप्लीट करने के हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी के लिए थर्मोडायनामिक्स सीईटी जेई नीट। ये नॉलेज ये जो मैं थ्योरी आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वो खाली नीट की थ्योरी रहेगी, एनी कॉम्पिटिटिव की रहेगी। इसमें स्टेट लेवल का नॉलेज आपको नहीं आएगा। ओके, ठीक है। स्टेट लेवल के लेक्चर में अलग से आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, लेकिन अब जिनकी स्टेट एग्जाम कैंसिल हुई है, जो अभी 12th के बच्चे हैं, जो अभी नीट देने वाले हैं, जो अभी सीईटी देने वाले हैं, उनके लिए लेक्चर रहेगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वर्क डन। तो आपको तो पता है वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क डन बोलते हैं बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में। इन केमिस्ट्री में बीच डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन। ओके, ये हम अभी क्या करेंगे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक आहे। बघा वेगवेगळे वर्कडनचे फॉर्म्युले आपण आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत केमिस्ट्रीसाठी, थर्मोडायनामिक्ससाठी। हा टॉपिक जनरली केमिस्ट्री ॲज वेल एज फिजिक्स आहे, त्यामुळे दोन्हीकडे तुमचं प्रिपरेशन होऊ शकतं। अवघड असं आहे, ॲडव्हान्स्ड असं आहे। तुम्ही इंजिनिअरिंग केलं का, इंजिनिअरिंगला गेला, बीएससीला गेला, एनी फील्डला गेला तर थर्मोडायनामिक्स हा तुम्हाला कंपल्सरी स्टडीला असतो। त्यामुळे याचं प्रिपरेशन आताच तुम्ही जब बेस अच्छी ढंग से करेंगे तो आपको पूरा उसका लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या आता है, वर्क डन। तो चलो और एक फॉर्मूला मैं वर्क डन का निकालता हूं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये भी वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। तो देखिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन होता है कि नहीं। चलो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क और वर्क डन। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स इंटू एरिया, राइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम। ओके, तो देखिए प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर, राइट। और वॉल्यूम मीन्स व्हाट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, राइट। दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। और दिस लेंथ इंटू ब्रीथ इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट, लंबी गुना रुंदी क्या होती है, ये तो एरिया होती है, दैट इज एरिया इंटू हाइट। दैट इज ए गेट्स कैंसल, दैट इज एफ इंटू हाइट, दैट इज एफ इंटू एच मीन्स डिस्टेंस। देखिए, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क डन होता है, लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये भी वर्क डन होता है। क्या होता है, और ये हम क्या करते हैं, प्रेशर वर्क डन इन पीवी टाइप। व्हाट, वर्क डन इन पीवी टाइप। प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क डन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है वर्क डन, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी, राइट। दिस वर्क डन इन ए प्रेशर वॉल्यूम टाइप। व्हाट, प्रेशर वॉल्यूम टाइप, पीवी टाइप, वर्क डन इन ए पीवी टाइप, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम फॉर्मूला, हम खाली फॉर्मूले आपको रियलाइज करके देंगे। ओके, ठीक है। पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट में आएगा। अभी तो जो 12th के बच्चे अभी जिनकी एग्जाम कैंसिल हुए उनको तो थ्योरी नहीं लगने वाले, लेकिन नए जो बच्चे हैं उनके लिए हम पूरी की पूरी थ्योरी के लेक्चर भी क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए वर्क डन इन मैक्सिमम वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स उसको हम बोलेंगे, नॉट सेट मैक्स, डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन। ओके, ठीक है। उसका फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, -2.303
एन आर टी लॉग ऑफ वी टू अपॉन वी वन, लॉग ऑफ वी टू अपॉन वी वन। देखिए हम निगेटिव साइन कब लाएंगे, पॉजिटिव कब लाएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। ओके ठीक है। और एक फॉर्मूला स्टूडेंट बनता है इसका, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ ए वी टू अपॉन वी वन किसके बराबर होता है स्टूडेंट, तो वी टू अपॉन वी वन जो होता है वो पी वन अपॉन पी टू के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो ये भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल गए। ओके, यहां तक स्टूडेंट ठीक है, एक केमिस्ट्री में लगता है और एक फिजिक्स में भी लिखता है। ओके ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट अभी होगा, अभी हो रहा है क्या, अभी हो जाएगा टॉपिक स्टार्ट। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले स्टूडेंट ये हीट का मतलब क्या आता है, वर्क इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उसके हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम पॉइंट्स देखेंगे हीट के। तो उससे पहले ऑल फॉर्मूले स्टूडेंट क्या करो, आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हीट। ये हीट का मतलब क्या होता है देखो, हीट का मतलब हीट इज नथिंग बट द एनर्जी। हीट क्या होती है स्टूडेंट, हीट एनर्जी होती है। ठीक है, हीट इज नथिंग बट द एनर्जी, राइट। इट इज सिंबल ऑफ हीट इज नथिंग बट द क्यू, सिंबल ऑफ हीट इज नथिंग बट द क्यू। और टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर मीन्स ये टेम्परेचर क्या दिखाता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज द टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का डेफिनेशन स्टूडेंट अलग रहेगा और हीट का अलग रहेगा। हीट का मतलब होता है एनर्जी, हीट एनर्जी ही होती है। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट का मतलब क्या होता है, एनर्जी होती है। और व्हाट, टेम्परेचर का मतलब, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, टेम्परेचर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज द टेम्परेचर, उसका हम टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, हीट ए एनर्जी होती है क्या, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, आपको तो पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, सोलार एनर्जी होती है, फ्यूल एनर्जी होती है। इस प्रकार ही हीट भी क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी रहती है। हीट भी क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी रहती है। ओके स्टूडेंट, यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल, अभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल, इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। इंटरनल जो अंदर की एनर्जी रहती है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, अंदर की एनर्जी। इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि देखो, जैसे स्टूडेंट आपने क्या किया कि फिलहाल आपको तो स्टडी का टाइम चल रहा है, जब आप चाय ज़्यादा पी जाएंगे तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, आपकी हीट इवॉल्व हो जाती है, आपको मुंह के छाले वगैरह आते हैं, राइट। तो इसके किसके कारण आते, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद, राइट। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। इट इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। सभी प्रकार की एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी की जो हम सम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इसका सिंबल होता है ई और यू। किसी बुक में ये ई से डिनोट करेंगे, किसी बुक में ये यू से डिनोट करेंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट। अभी इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट क्या होती है, इट इज ए पाथ फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन। अभी मैं यहां कंप्लीट कर देता हूं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो, जो फंक्शन अपनी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, the function which depends upon initial state and final state is known as a state function। जो फंक्शन इनिशियल स्टेट पे एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन।
द फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टेट फंक्शन। ओके, आगे हम देखेंगे कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स स्टेट फंक्शन है रहेंगे और कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स स्टेट फंक्शन नहीं रहेंगे। ओके, पाथ फंक्शन यानी कि पाथ पे डिपेंड होता है। जैसे कि देखो स्टूडेंट, जो वर्क इज ए पाथ फंक्शन नॉट ए स्टेट फंक्शन। वर्क इज ए पाथ फंक्शन नॉट ए स्टेट फंक्शन, बिकॉज देखो अभी स्टडी का मतलब स्टडी यानी कि कोई वर्क ही होता है। तो चलो वर्क स्टडी आप क्या कर सकते हैं, चलो 2 घंटे आप क्या करें, कुछ गार्डन में स्टडी किए। ओके, चलो 2 घंटे क्या किया आपने अपने घर में स्टडी की, राइट। वो डिपेंड्स नहीं रहता इनिशियल स्टेट की आप स्टडी कहाँ कर रही है, बराबर। लेकिन ये जो फंक्शंस रहेंगे जो अपनी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट में डिपेंड्स होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। और जो डिपेंड्स नहीं रहेंगे उसको हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपको तो पता चला है, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये सभी अंदर वाली जो सम टाइप्स की एनर्जी रहेगी, जिसको हम वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, बराबर। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। हीट का मतलब होता है, हीट एनर्जी होती है। ओके, सिंबल ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू। सिंबल ऑफ हीट इज नथिंग बट व्हाट, क्यू, ठीक है। इससे बाद में स्टूडेंट क्या करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, मैं पूरा लिख के नहीं दूंगा। ओके, ठीक है, खाली पढ़ाऊंगा। ओके, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है, इसके जो स्टेट बोर्ड को जो नॉलेज लगेगा, जो पॉइंट्स लगेंगे, वो मैं अभी इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो उसी लेक्चर में दिए जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। नीट के लिए क्या लग रहा है, सीईटी के लिए क्या पॉइंट्स जरूरी होता है, जेई के लिए क्या जरूरी है, यही फिलहाल मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है स्टूडेंट, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इन पीवी टाइप। वर्क डन इन ये पीवी टाइप। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब हो, वो चाहे इवॉल्व हो और चाहे एब्सॉर्ब हो। अभी ये इवॉल्व हो एब्सॉर्ब हो मत ध्यान दीजिए, खाली क्यू पर। हीट का मतलब क्या होता है, क्यू। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इन पीवी टाइप। वर्क डन इन व्हाट, पीवी टाइप, दैट इज DW। ओके, work done in what, PV type, that is Q is equal to delta U plus W, that is Q is equal to what, delta U plus P into delta V, because work done in PV type क्या होता है, P into delta V होता है, बराबर है, ठीक है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, जो सभी मैक्सिमम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सवाल जो पूछे जाएंगे कि इसी इक्वेशन पे डिपेंड्स होंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्या होता है, मैंने क्या बताया है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इन पीवी टाइप। वर्क डन इन ये पीवी टाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इस टॉपिक में क्या देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस रहेंगे। जैसे कि चलो कुछ प्रोसेस आइसोथर्मिक होती है, आइसोबारिक रहेंगी, आइसोकोरिक रहेंगे, आइसो एडियाबैटिक रहेगी, साइक्लिक प्रोसेस रहेगी। तो ये डिफरेंट प्रोसेस में इस
इक्वेशन में क्या चेंजेस होने वाले हैं ये हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टडी करना है। ठीक है, तो फिलहाल इसको समझिए। ये मैंने क्या लिखा है खाली, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन ये क्या है, ये क्या बताता है हमें, ये अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और चाहे एब्सॉर्ब हो, ये किसके बराबर होती है, इस सम ऑफ द इंटर एनर्जी एंड वर्क डन इन ए पीवी टैप इसके बराबर होती है, सम ऑफ इंटर एनर्जी एंड वर्क डन इन ए पीवी टाइप। ओके ठीक है, कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स हमने अभी स्टडी किया है। क्या है स्टेटमेंट उसका, क्या है इक्वेशन उसका, दैट इज Q इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डेल्टा Q, और Q इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U प्लस डेल्टा W, राइट। दैट इज Q इज इक्वल टू U प्लस W, ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो हम क्या है, कुछ प्रोसेस हमें देखनी है। पहली प्रोसेस होती है उसको हम आइसोकोरिक, वन बाय देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जहां क्या वॉल्यूम क्या होने वाला है स्टूडेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा भी क्या रहेगा स्टूडेंट, जीरो रहेगा। क्या होगा, तो चलो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा Q, और Q इज इक्वल टू व्हाट, U प्लस डेल्टा U, सॉरी डेल्टा Q इज इक्वल डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। वर्क डन का मतलब क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा V जीरो हो गया तो डेल्टा Q होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा डेल्टा U हो जाएगा ना, राइट। कि ये P इंटू जीरो है तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमारे क्या बन रहा है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो यहाँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस रहेगी, यहाँ अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन किसके ऊपर, सवाल किसके ऊपर बनता है स्टूडेंट, देखो ये बहुत ही बड़ा नॉलेज है स्टूडेंट। चाहे आप बड़े इंजीनियर को अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करें, नीट क्वालिफाई होना हो, जेई क्वालिफाई होना हो, सीईटी क्वालिफाई होना हो, आगे बीएससी एमएससी जैसे कि केमिस्ट्री में एमएससी करना है आपको, फिजिक्स में एमएससी करना है, तो ये थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स अभी हम पीवी डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे, पीवी डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। क्या, ये पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम। पीवी डायग्राम का मतलब होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस में हम प्रेशर लेंगे, वाई एक्सिस हम वॉल्यूम लेंगे। तो हम ग्राफ कैसे निकाल जाते हैं, देखो ये देखो स्टूडेंट, इस प्रोसेस में प्रेशर तो बढ़ रहा है, राइट। देखो इस प्रोसेस में इनिशियल से फाइनल स्टेज तक हम जब जा रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रेशर तो बढ़ रहा है, जैसे कि ऊपर ऐसे प्रेशर तो बढ़ रहा है। ओके, और 1 to 2 से आगे बढ़ तो रहा है और डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन पूरे इस प्रोसेस में वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। क्या है, वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा है कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ये पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर तो बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है नहीं तो कम तो हो रहा है। ठीक है, चलो 1 से 2 तक यहाँ तो बढ़ रहा है और यहाँ तो कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे इस प्रोसेस में वो जो वॉल्यूम एक्सिस है वो कांस्टेंट है, राइट। वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। ये हमारी क्या रहेगी, पीवी डायग्राम रहेगी। क्या रहेगी स्टूडेंट, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम रहेगी आइसोकोरिक प्रोसेस में। स्टूडेंट क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस में। चलो हम पीटी डायग्राम निकालते हैं। पीटी डायग्राम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम।
बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम निकालते हैं। चलो एक्स एक्सिस में हम टेम्परेचर लेंगे अभी, और ठीक है, एक्स एक्सिस में हम टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस में प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। जैसे कि प्रेशर बढ़ रहा है वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखो इस ए लाइन तो ऐसे ऊपर जा रही है और स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, यानी कि ओरिजिन से जा रही है। क्या जा रही है स्टूडेंट, ओरिजिन से जा रही है, राइट। तो क्या जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे प्रेशर भी बढ़ रहा है, राइट। तो जब एक वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसका स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, वाइज क्या होता है स्लोप यानी कि क्या, टैन थीटा। देखो थर्मोडायनेमिक्स में टैन आ गया। टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y अपॉन x, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, p अपॉन t। स्लोप का क्या मतलब होता है, y डिस्टेंस अपॉन स्लोप का y2 अपॉन y1 माइनस x2 अपॉन x1, राइट। दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो y एक्सिस पे स्टूडेंट तो हमारा प्रेशर है, x एक्सिस में हमारा तो स्टूडेंट टेम्परेचर है। समझ में आ गया। फिलहाल क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट कि कौन सा वाला ग्राफ पीवी का है, कौन सा वाला डायग्राम और ग्राफ पीटी का है, ये आपको आना चाहिए। ये हमारा ग्राफ पीवी डायग्राम रहेगी और हमारा ये डायग्राम पीटी। इस पूरे प्रोसेस में वी क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। क्या है, वी इज कांस्टेंट है। ओके ठीक है। तो स्टूडेंट इसको पहले कंप्लीट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने स्लोप टैन थीटा क्या निकाला स्टूडेंट, टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी अपॉन टी। टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन टी। स्टूडेंट वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन टाइम्स आर टी, एन आर टी, राइट स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है, P upon T is equal to NR upon V. What? P upon T is equal to NR upon V. That is NR upon V is equal to student P upon T. तो ये वाला इक्वेशन देखो स्टूडेंट, ये वाला इक्वेशन देखो, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू NR upon V is equal to P upon T is equal to constant. टैन थीटा ही NR अपॉन V होता है, टैन थीटा ही P अपॉन T होता है। ये साले इक्वेशन यहाँ बन रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या प्रोसेस है आइसोकोरिक, जहाँ खाली वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बराबर है। तो चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ रहा था हमारा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, दैट इज वर्क डन 0 होता है। पहले हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम निकाल लिए, बाद में हमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम निकाल ली है। इसमें जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन वो ओरिजिन से पास होगी, यहाँ हमारा स्लोप भी बन जाएगा, स्लोप इज इक्वल टैन थीटा इज इक्वल वाई अपॉन एक्स, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन टी, राइट। इस आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या बताता है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआर टी, दैट इज पी टी इज इक्वल टू एनआर अपॉन वी, राइट। ओके स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे।
नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, तो देखिए स्टूडेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, तो स्टूडेंट आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? जिस प्रोसेस में हम प्रेशर कांस्टेंट नॉट ऑन जीरो, इस पे ध्यान दीजिए, प्रेशर हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट? कांस्टेंट रहेगा बट नॉट जीरो। प्रेशर कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा। क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या इक्वेशन है स्टूडेंट? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट? डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज P2 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P। तो वर्क डन इन प्रेशर वॉल्यूम टाइप क्या होता है स्टूडेंट? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, राइट? दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P इंटू डेल्टा V, राइट? तो यार स्टूडेंट इसके बदले में और एक इक्वेशन रखता हूं स्टूडेंट। देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? NRT होता है। क्या होता है? NRT। तो चलो यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहाँ कौन चेंज होगा स्टूडेंट? डेल्टा T चेंज होगा, दैट इज P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। तो P इंटू डेल्टा V के बदले स्टूडेंट मैं क्या रख सकता हूँ इधर? डेल्टा Q इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा U प्लस P इंटू NR डेल्टा T, NR डेल्टा T, व्हाट? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। ये भी मैं इक्वेशन रख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ये मैं क्या बता रहा हूँ? आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं स्टूडेंट, जो फाइनल प्रेशर रहेगा, इनिशियल प्रेशर रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P रहेगा वो। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें इसके भी ग्राफ देखने हैं। इसके ग्राफ क्या मिलेगा? पहला ग्राफ क्या रहेगा स्टूडेंट? ग्राफ ऑन PV डायग्राम, व्हाट? PV डायग्राम। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट हम प्रेशर लेंगे, वाई एक्सिस पे हम स्टूडेंट वॉल्यूम लेंगे, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेंगे और वाई एक्सिस पे प्रेशर लेंगे। अभी स्टूडेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। देखिए 1 से 2 चले, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, बराबर स्टूडेंट? वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रेशर क्या है स्टूडेंट? पूरे प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? आइसोबैरिक प्रोसेस। चाहे 1 से 2 जाए और 2 से 1 जाए, लेकिन पूरे प्रोसेस में ये वॉल्यूम एक्सिस तो बढ़ रही है, लेकिन ये प्रेशर एक्सिस बढ़ रही है क्या? ये ऊपर जा रही है? नहीं जा रही है। यानी कि क्या हो रहा है? प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक ग्राफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट? दैट इज PV। ओके, PV डायग्राम। नेक्स्ट स्टूडेंट व्हाट? PT डायग्राम निकालनी है हमें। PT डायग्राम, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट प्रेशर लेंगे। ग्राफ जाएगा ओरिजिन, यहाँ भी थीटा बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या, यहाँ तो प्रेशर हम कांस्टेंट रख रही है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। स्टूडेंट बराबर इस पूरे प्रोसेस में हम ये तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, ये एक्स एक्सिस पे चलो हम टेम्परेचर लेंगे, पूरे प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा वैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ग्राफ हमारा ओरिजिन से जाएगा, यहाँ हमारा टैन थीटा क्या रहेगा स्टूडेंट? P/T रहेगा। क्या रहेगा? P/T, राइट? और पर NRT PV क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT होता है स्टूडेंट, राइट? दैट इज P/T की मतलब क्या होता है? यहाँ तो V आ रहा है ना, V/T इज इक्वल टू, ये V है स्टूडेंट, दिस इज द V, राइट? V/T
इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी आ रहा है, एन आर अपॉन पी, राइट। दैट इज क्या होता है स्टूडेंट, टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टैन थीटा इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी इज इक्वल टू वी अपॉन टी। आइसो, यहाँ हम क्या ध्यान देंगे स्टूडेंट, आइसोकोरिक में क्या था, यहाँ पी था और यहाँ सॉरी यहाँ वी था और यहाँ पी था। आइसो बारीक में क्या आ रहा है स्टूडेंट, बारीक में यहाँ पी आ रहा है और यहाँ वी आ रहा है, एग्जैक्टली डिफरेंट इन आइसोकोरिक, राइट। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। इस पूरे प्रोसेस में हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट हमें और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ऐसे और दो प्रोसेस स्टडी करनी है। नेक्स्ट रहेगी आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। पर फिलहाल पहले आप कंप्लीट कीजिए आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स व्हाट, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हाट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तभी देखिए, अभी देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर किसके, टेम्परेचर का रिलेशन किससे आता है, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है स्टूडेंट, दैट इज Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है U और E को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, बराबर। इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे कि देखो T इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, T कम हो रहा है इंटरनल एनर्जी भी कम हो रही है। नोटेशन में दिखा रहा हूं आपको स्टूडेंट, ठीक है, देखो बराबर। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर का मतलब होता है जीरो, ये स्टेट फंक्शन है, दैट इज डेल्टा टी। हमारा चेंज इन T2 माइनस T1 कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, बराबर। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ U कितना रहेगा स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो Q हमारा क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा वी बन जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा वी बन जाएगा। चलो इसके हमें ग्राफ निकालते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ, यह हमारा वॉल्यूम है, यह हमारा प्रेशर है, यह क्या बन जाए, देखो जैसे स्टूडेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे प्रेशर कम हो रहा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम प्रेशर इज डिक्रीजेस। इस ग्राफ को हम, इस नेचर को स्टूडेंट क्या बोलेंगे, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए स्टूडेंट, इसको हम हाइपरबोला बोलेंगे, इसको हम पैराबोला बोलेंगे, इसको हम इलिप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिस इज हाइपरबोला, दिस इज द पैराबोला, दिस इज द इलिप्स। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो देखिए यहां हमारा स्टूडेंट क्या बन रहा है, देखो थोड़ा सा आगे चलना है स्टूडेंट हमें। तो ये जो स्टूडेंट हमें स्लोप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्लोप। ये क्या हो जाएगा, स्लोप, एक बढ़ रही है और एक कम हो रही है, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, बराबर ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इट चेंजेस ऑफ वन क्वांटिटी टू द अनदर क्वांटिटी। वन क्वांटिटी से दूसरे वाली क्वांटिटी चेंज हो रही है, जैसे कि कुछ दाम, कुछ बढ़ जाएगी और कुछ तो कम हो जाएगी, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, dp अपॉन
dv रहेगा, क्या रहेगा, dp अपॉन dv, दैट इज tan थीटा क्या रहेगा स्टूडेंट हमारा, dp अपॉन dv रहेगा, क्या रहेगा, dp अपॉन dv। तो चलो इससे भी आगे थोड़ा चलते हैं स्टूडेंट, हम देखो अभी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन स्टूडेंट क्या होता है, PV इज इक्वल टू n टाइम्स RT। चलो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, P इज कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ dV, दैट इज P इंटू P dV प्लस, राइट, फर्स्ट इज कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। आपको डेरिवेटिव तो रूल तो पता है, आपको डेरिवेटिव के रूल तो पता है ना, PV इज इक्वल NRT है तो आपको पता है, P इज कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज डेल्टा V, दैट इज dV, फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज dP इज इक्वल टू व्हाट, NR डेल्टा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो जीरो है, राइट, और डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होता है, जीरो होता है स्टूडेंट, क्या होता है, जीरो, राइट। तो देखो स्टूडेंट हमारा क्या बन रहा है, P dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ फी dP, माइनस ऑफ फी dP। तो हमारा स्लोप क्या है स्टूडेंट, dP अपॉन dV ना, dP बाय dV, dP बाय dV इज इक्वल टू व्हाट, और माइनस dP अपॉन dV इज इक्वल टू व्हाट, फी अपॉन P, dV अपॉन, राइट, dP अपॉन dV तो हमारा क्या बन जाएगा, लेकिन स्लोप हमने क्या निकाला है, dP अपॉन dV, तो tan थीटा माइनस dP अपॉन dV क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan थीटा, क्या बन जाएगा, tan थीटा, राइट, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, क्या बन जाएगा, लास्ट फाइनल हमें क्या मिल रहा है स्लोप, dP अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV। ओके, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपको स्टेट बोर्ड के बुक से और किसी रेफरेंस बुक से मिल जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी स्टूडेंट। इसका ये वाला टॉपिक केमिस्ट्री में रहता है और फिजिक्स में रहता है स्टूडेंट। बच्चे फिलहाल कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, टीचर भी कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले नहीं आते, मैथमेटिक्स उनका कमजोर होने के कारण थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट को क्या लगता है, डिफिकल्ट बन जाता है, क्या बन जाता है स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स डिफिकल्ट बन जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स भी इट इज इम्पोर्टेंस ही है, मैथमेटिक्स आएगा तो पूरा फिजिक्स बन जाएगा, ठीक है, आगे चलेंगे। लेकिन फिलहाल पहले स्टूडेंट ये पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंप्लीट कीजिए। स्टूडेंट ये एक स्मॉल आर्टिकल है इलास्टिसिटी रिलेटेड, ओके, इलास्टिसिटी में थोड़ा सा आता है, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा इसको इस्तेमाल हो जाता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल ब्लैक मॉडुलस, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल ब्लैक मॉडुलस। पहले हम आइसोथर्मल इलास्टिसिटी देखते हैं, तो ब्लैक मॉडुलस का दैट इज के, इसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, के, इज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। ये dV अपॉन dV का मतलब क्या है, dV अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। V हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट, ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा। ए माइनस dP अपॉन dV अपॉन V, ओके, तो V तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऊपर आ जाएगा, दैट इज माइनस V dP अपॉन dV, राइट, दैट इज के आइसोथर्मल, दैट इज के आइसोथर्मल दैट इज माइनस V इंटू व्हाट स्टूडेंट, ए माइनस, और dP अपॉन dP का dV अपॉन dV क्या होता है, dP अपॉन dV क्या होता है स्टूडेंट, माइनस P अपॉन V होता है, ठीक है, हमने अभी इक्वेशन में देखा था, राइट।
दैट इज माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस बन जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट इज क्या आइसोथर्मल हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी, दैट इज आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर। आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्टूडेंट व्हाट, प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। ओके ठीक है, तो इसको कंप्लीट कीजिए, 2 बार इसको लिख के सराव कीजिए। ये आपको थर्मोडायनामिक्स और इलास्टिसिटी, जो आपको इलास्टिसिटी में आएगा वहाँ पर वो हमारा वहाँ वो उसका आपको क्या रहेगा, वो कमजोरी होगी, लेकिन हाँ इसको आप यहाँ से रट्टा मारेंगे तो वो इलास्टिसिटी में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टूडेंट। ओके ठीक है, फिलहाल इसे कंप्लीट कीजिए। लास्ट वन स्टूडेंट इस टॉपिक में आज के लेक्चर के लिए लास्ट पॉइंट हम भी ले लेंगे, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। एक कॉम्प्रेसिबिलिटी इसका मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, दैट इज 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, दैट इज 1 अपॉन के आइसोथर्मल, दैट इज 1 अपॉन पी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी क्या हो रहा है कि चलो आपकी स्टेट एग्जाम स्टूडेंट कैंसिल हो रही है, स्टूडेंट क्या रहेंगे, आप स्टेट बोर्ड कैंसिल, मुझे बीएससी करना है तो मैं नीट क्यों दूँ, मैं सीईटी क्यों दूँ, मैं जेई क्यों दूँ। लेकिन ऐसा मत सोचिए स्टूडेंट, क्यों, आप यहाँ खाली बीएससी करके आपको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या मानसी, बहुत सारे के कॉलेज में स्टूडेंट क्या हो गए, अब स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम, चलो मैं आईएएस बन जाऊँगा, चलो मैं हम, लेकिन अभी चाहे आप आईएएस बने, आप यूपीसी करें, आप एमपीसी करें, लेकिन आप क्या है स्टूडेंट, फिलहाल आपका टाइम अच्छा है, आप लकी हो कि आप कुछ तो इंट्रेंस दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस साल में दे रहे हैं। क्यों, आप थोड़ा सा पढ़िए, न्यूज़ में पढ़िए कि आईएएस बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो स्टूडेंट है, ये मैथ्स एक किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियर है और वो क्या है स्टूडेंट, डॉक्टर है। क्यों, एक आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आपका आप टाइम बढ़ा लेते हैं, डिफरेंट सवाल, डिफिकल्ट सवाल बनने के लिए आप संघर्ष करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, आप ट्राई करते हैं, बहुत सारा नॉलेज पढ़ते हैं। आप बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो अब तुम्हें 12 के बाद क्या करना, आर्ट ज्वाइन करूँगा और आईएएस बनने का प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है स्टूडेंट। आपके मन में आएगा तो आईएएस के लिए, एमपीसी यूपीसी के लिए तो आर्ट्स का सिलेबस रहता है, जैसे कि ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री इतिहास रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, तो हम ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के क्या करें। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यूपीसी एमपीसी के लिए अभी बहुत बड़ा कंपटीशन है स्टूडेंट। उसी कंपटीशन में आप कब उसमें टिक पाओगे, जब ये सारा नॉलेज इसी साल आपको होगा। आप चलो आप बीएससी करने चले गए, लेकिन बीएससी का क्या होता है, सिलेबस बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू द इंजीनियरिंग और मेडिकल। आपके 12वीं के 2 टॉपिक रहेंगे, 3 टॉपिक कम से कम 3, चाहे वो कर्नाटका स्टेट का हो, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट का हो, कम से कम 3 टॉपिक वो बीएससी 1 ईयर का सिलेबस रहेगा आपको। क्या, जब पहले 3 टॉपिक लीजिए स्टूडेंट, कर्नाटक वाले भी लीजिए, और आपके उतना ही सिलेबस आपको बीएससी में रहेगा। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा सिचुएशन नहीं होता, इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ही टफ होता है, मैथ्स होता है, जो आपका सिलेबस ही नहीं है तो आप स्टडी कहाँ से करेंगे। कुछ बच्चा ऐसे सोच रहे हैं कि मैं चलो खाली बीएससी के लिए ले लूँगा और यूपीसी प्रिपरेशन करूँगा, नहीं, ये आपको नहीं हो जाएगा स्टूडेंट। ये खाली सोच रहती है, ये खाली सोच होती है, फिलहाल हम ऐसा करते नहीं है। इसलिए मेरा आपको बताना है क्या, कि आप पहले अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद ही आप यूपीसी एमपीसी सोचिए। तो आप क्या बोलेंगे, वो इंस्ट्रक्टर साहब कौन, पाटिल, राइट,
विश्वास नागरी पाटिल, राइट। आप उनकी याद करेंगे, वो तो आर्ट्स की बीए ज्वाइन करके आर्ट्स की है, अभी डिप्टी ऑफिसर है। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट ये जानिए कि उन्होंने भी साइंस किया है, 11th-12th साइंस किया है, उनको भी अराउंड 90% मार्क्स थे 12th के लिए। स्टूडेंट क्या कितने थे? अराउंड 90%। तो 90% स्टूडेंट मार्क लाने के लिए उन्होंने उनकी एक स्ट्रैटेजी बनी हुई थी। स्टूडेंट क्या बनी हुई थी? स्ट्रैटेजी बनी हुई थी। 90 मार्क्स साइंस में ले पाने इतना आसान नहीं है स्टूडेंट, आपको तो पता है। ग्रुप क्वालिफाई करने के लिए कितना ट्राई करना पड़ता है, खाली 10-12 मार्क पाने के लिए स्टूडेंट, आपको पता है। तो 90 मार्क पाने के लिए साइंस ये इतना जल्दी नहीं हो जाता उसको, इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी रहती है कि दिन में कम से कम 8 या 10 घंटे स्टडी करें। और जब वो स्टडी कर रहे थे तो वो ज़माना गया। उसी साल कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, चलो कम से कम 65 अराउंड 60% मिल गए तो वो बन क्या जाते थे, वो डीएड के लिए जाते थे। वो क्या डीएड बीएड करके कुछ, ओके ठीक है। जो ज़्यादा क्वालिफाइड जो रहेंगे, जैसे कि 90-80 जो मिले, वो इंजीनियर बन जाते थे। और बचे हुए स्टूडेंट क्या यूपीएससी। लेकिन अभी पूरा का पूरा चेंज हुआ है। एमपीएससी यूपीएससी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि उनका जो प्रिपरेशन, ये बच्चे जो अभी फिलहाल आप क्या सुनना, जब आप पेपर पढ़ोगे 2 साल 3 साल के निचले वाले पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ वो कनिष्क कटेरिया आईएएस बन गया, लेकिन वो आईआईटी का बंदा था। और सृष्टि जयंत देशमुख वो भी आईएएस बन गई, लेकिन वो भी एक केमिकल इंजीनियरिंग थी, भोपाल से हो, राइट। जब सभी बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों, जैसे कि देखिए कोई आर्ट्स कॉमर्स से आ रहा है बच्चा और ये एमपीएससी में टॉप नहीं रह रहा है, वो नीचे 4 साल ट्राई कर रहा है, 5 साल ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको अभी एमपीएससी निकल नहीं रही है, यूपीएससी कोई बैंक के एग्जाम नहीं निकले उसने। अभी मेरा ही भाई है, उस पहले अटेम्प्ट में एसबीआई क्लर्क, एसबीआई प्रोबेशनल ऑफिसर, अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन बैंकिंग एग्जाम, खाली 1 ही साल में उन्होंने क्या किया, निकाल दी। अभी भी जॉब भी कर रही है। मेरे बैच के सभी इंजीनियर, उन्होंने चलो जॉब अच्छी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जॉब किया, 1-2 साल के लिए जॉब किया, सेटिस्फाइड नहीं हुए, एमपीएससी के 2 साल अच्छा प्रिपरेशन किया, लेकिन अब फिलहाल अच्छी जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब पे है, प्रशासकीय सेवा में वो नौकरी कर रही है। लेकिन फिलहाल उनकी स्ट्रैटेजीज आप कंपेयर करें, अच्छे कॉलेज में इंजीनियर बनाए, अच्छे ऐसा ना हो कुछ भी बनाए, लेकिन इंजीनियरिंग करते समय आपको स्टूडेंट क्या मिलता है, आपकी टेंडेंसी, आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। बीएससी जाओगे, आर्ट्स ज्वाइन करोगे तो आर्ट्स के लिए क्या घर में बैठ के आर्ट्स ग्रेजुएट किए लोगों ने, बराबर घर बैठ के जो ज्वाइन किए, आर्ट्स क्वालिफाइड है, बीए की है, एमए की है, उसके लिए आपको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती स्टूडेंट। तो ये ऐसा आपके जीवन में हो जाता है, कब प्राइमरी लेवल में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स पा जाते हो, लेकिन फिलहाल लास्ट टाइम ग्रेजुएशन के लिए साइंस के लिए आप पूरे के पूरे कम मिल जाते हैं। कि ये क्यों होता है, आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, आपकी इंटेंसिटी क्या कांस्टेंट नहीं होती स्टूडेंट। इसलिए इंजीनियरिंग क्या करेगा, जब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल कुछ जाने की ट्राई करोगे, इंजीनियरिंग करने की प्रयास करोगे, तो आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, आपको सीधे डिग्री नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो ही आप अच्छे इंजीनियर बनते हो। और इसका यूज़ क्या होता है, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, आप हमेशा टॉप ही रहोगे। क्यों, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना ही बहुत ही बड़ी बात है। अरे ये जब अभी देखो क्या करते स्टूडेंट, चलो ग्रेजुएशन होने के बाद कोई यूपीएससी एमपीएससी की क्लास ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो बंदे इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये पूरे एनटीएससी एग्ज़ाम
जैसे कि उनका 7th स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम, वो जो आप ग्रेजुएट में पढ़ते हो स्टूडेंट ना, वो एक खाली 7th और 4th क्लास में पढ़े चुके होते, वो ये आपको पता भी नहीं होता। इसलिए अभी आप पूरा के पूरा ध्यान, चाहे आप बीएससी करो, चाहे आप बीएमएससी करो, चाहे आप इंजीनियरिंग करो, डी फार्मेसी करो, एम फार्मेसी करो, बीए करो, कुछ भी करो, लेकिन आगे जाना, जिनको आगे जाना है, जो साइंस के बच्चे हैं, वो नसीब वाले हैं बंदे कि उनको इसी साल में कॉम्पिटिटिव देना मिल रही है। ये नॉलेज आ रहा है ना आपको। सवाल तो 1-2 मिनट में आपको बनाना है, 1 मिनट में 2 मिनट में आपको सवाल बनाना है। बड़े बड़े टिपिकल सवाल के आंसर आपको 2 मिनट में बनाने हैं। तो ये लॉजिक कम नहीं है, ये पूरी रिसर्च के बराबर रहता है स्टूडेंट, ये नॉलेज रिसर्च के बराबर रहता है। खाली क्या 60% लेके बीएस में क्या करेंगे, नॉलेज ही नहीं है। जॉब किसी को भी नहीं मिलता स्टूडेंट कंपनी में, जिसको नॉलेज रहेगी उसी को जॉब मिलता है। नॉलेज जब मिल जाएगी जब इसका अध्ययन अच्छे ढंग से होगा। क्या आप एमएससी करके उसके वहाँ भी आपको थर्मोडायनामिक्स आएगा। कुछ बच्चे भी ऐसे रहेंगे ना जो अच्छे मार्क्स पाए, सीईटी क्रैक हो गए, जेई क्रैक पे हो गए, बीएससी करेंगे, वो हमेशा टॉप रहेंगे। गवर्नमेंट उसको बहुत ही फंडिंग देगा, उसको नॉलेज, उनको नॉलेज क्या गवर्नमेंट के लिए अच्छा रहेगा ना। जिसके पास नॉलेज नहीं रहेगा उसको गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देने वाला है स्टूडेंट, बराबर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो अच्छे स्टूडेंट के लिए, जिनके पास अच्छा नॉलेज रहेगा, उनके लिए बहुत ही क्या करती है, पैसा खर्च करती है, बहुत ही सारा पैसा खर्च करती है रिसर्च के लिए। खाली महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया का पूरा गवर्नमेंट जो पढ़ रहा अच्छी नॉलेज का स्टूडेंट है, उसके लिए पैसा कम खर्च करने के लिए वो दिरंगाई नहीं करती स्टूडेंट। इसलिए आप क्या करें, आप टॉप रहने की सोचिए। गली में दौड़ के आप ये नहीं बनने वाले, पीटी उषा नहीं बनने वाले हो। तो फिलहाल अभी चाहे आप कोई आर्मी ज्वाइन करने वाले हो, चाहे आप आईएएस होने वाले हो, लेकिन आज आईएएस के लिए तुम्हें आपको ये आना चाहिए। मुझे पता है आईएएस के लिए आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आने वाला है, लेकिन बंदे एमपीसी यूपीएससी भी इसमें भी चेंज कर सकती है। जब चलो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस एमपीसी के लिए हो सकता है, साइंस क्यों नहीं हो सकता, ये भी पूरा अध्ययन आ जाएगा। क्यों, कंपटीशन बढ़ाने की सोचेंगे, वो क्या करेंगे, कंपटीशन बढ़ाने की सोचेंगे। इसलिए पूरा जो यूनिवर्स में है जितना नॉलेज है उनका पूरा अध्ययन होना चाहिए। नहीं तो भूगोल ही रखते थे एमपीसी के लिए, भूगोल हिस्ट्री रखते थे, तो ऐसा नहीं ना, सोशल साइंस है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ सकता है। ठीक है, ओके।